बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेंटिंग क्या होती है या इंडेंटिंग बिजनेस क्या होता है? बेसिकली ये इंटरनेट आने से पहले का बिजनेस है, या ये जो टर्म इंडेंटिंग यूज़ होती है ये इंटरनेट के पहले की टर्म है। इंटरनेट आने से पहले यानी आप समझे कोई 1990 से पहले का जो टाइम है वहाँ पे इंडेंटिंग बिजनेस बहुत अरूज के ऊपर होता था और हर सिटी में हर मुल्क में इंडेंटर अवेलेबल होते थे। लेकिन इंटरनेट आने के बाद ये आस्ता आस्ता ख़त्म होता गया और पाकिस्तान में ये कोई 2000 के करीब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। यानी 1990 से 2000 के दरमियान इसका तकरीबन ये बिज़नेस ख़त्म हो गया। अभी भी इंडेंटर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनकी ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अब ये होता क्या है तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए आपको किसी कमीशन एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने अपना कोई मकान सेल करना है तो आपको प्रॉपर्टी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या आपने कोई किराए के ऊपर लेना है या देना है तब भी प्रॉपर्टी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसको बताएंगे अपनी ज़रूरत कि ये मैंने या तो बेचना है या ख़रीदना है, तो आप मुझे ढूंढ दें और वो आपके लिए वो सर्विसेज परफॉर्म करेगा और आपसे कुछ कमीशन चार्ज कर लेगा। तो अब वो जो प्रॉपर्टी डीलर है ना तो उसके पास सेल के लिए कुछ है ना बेचने के लिए कुछ है। एक बंदे को बेचने की ज़रूरत है और एक बंदे को ख़रीदने की ज़रूरत है। वो सिर्फ दो बंदों को मिलाएगा और उनसे अपना कमीशन ले लेगा, या किसी एक से या दोनों से। सिमिलरली अगर आप किसी होलसेल मार्केट को देखें तो वहाँ पे कुछ आड़ती बैठे होते हैं कि जिनका काम होता है बायर और सेलर को मिलाना, कि जी उनको उनके इल्म में होता है कि मार्केट में फ़लाँ बंदे के पास ये चीज़ें पड़ी हैं। और जब मार्केट में कुछ लोग आते हैं जो ख़रीदने आते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि जी आपको क्या चाहिए, और चूँकि उनको इल्म होता है कि मार्केट में ये बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है या उसके स्टॉक में ये अवेलेबल है और उसका ये रेट है, तो वो उसको पकड़ के उस सेलर के पास ले जाते हैं और उनका आपस में सौदा करवा के तो वो चीज़ बाई सेल हो जाती है। और जो उनका कमीशन होता है जो डिसाइड करते हैं आपस में वो चार्ज कर लेते हैं। सिमिलरली आप देखें कि किसी हिल स्टेशन पे जाएं तो आपको बहुत से लड़के लोग भागते मुसाफिरों के पीछे भाग रहे होते हैं कि जी कमरा चाहिए तो आए मैं आपको ले देता हूँ, सस्ता कर दूंगा ये वो। तो वो भी यही कमीशन एजेंट होते हैं कि उनके पास भी ना कुछ बेचने को होता है और वो कहीं और से जाके कॉन्ट्रैक्ट को आके बायर सेलर का तो अपनी कमीशन चार्ज कर लेते हैं। तो अब ये तो लोकल सिनेरियो है कि कुछ लोग अपनी सर्विसेज देते हैं बायर और सेलर को और उनका एग्रीमेंट करवा देते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाएंगे कि पूरी दुनिया में कितने लोग बैठे हैं मैन्युफैक्चरर किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे कि अगर प्लास्टिक रेज़न पाकिस्तान में किसी ने इंपोर्ट करना है तो अब उसको ये नहीं पता कि चाइना में कितने लोग प्लास्टिक रेज़न बना रहे हैं, तुर्की में कितने बना रहे हैं, यूके में कितने बना रहे हैं, या बाकी दुनिया में कहाँ किस किस जगह पे लोग बैठे हैं जो कि मैन्युफैक्चरर हैं प्लास्टिक रेज़न के और उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो अब अगर उसके इल्म में हो भी कि जी यूके में ये बंदा प्लास्टिक रेज़न बना रहा है, तो हो सकता है कि आयरलैंड में जो बंदा बैठा हो जो मैन्युफैक्चरर हो वो यूके वाली कंपनी से सस्ता बना रहा हो, तो ये भी उससे नहीं समझ आएगी। यानी उसकी सोर्सिंग नहीं है, उसका इल्म नहीं है, उसको ढूंढने का तरीका नहीं पता जिसने इंपोर्ट करना है। और वैसे भी वो पूरी दुनिया को खंगाल नहीं सकता कि जी मैं सारी दुनिया में कितने मैन्युफैक्चरर हैं, उनके क्या रेट हैं, उनको चेक करूं। तो अब वो जो इंपोर्ट करना चाहता है प्लास्टिक रेज़न, वो अपने लोकल जो एरिया होगा जो सिटी होगा वहाँ पे देखेगा कि मुझे कोई ऐसा इंडेंटर मिल जाए जो प्लास्टिक रेज़न में काम कर रहा है और उसके पास कुछ कंपनीज हों। तो वो इंडेंटर के पास जाएगा और उसको बताएगा यार मुझे ये प्लास्टिक रेज़न चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ और क्या रेट होंगे। तो अब वो इंडेंटर चूँकि उसका काम होता है तो वो इंडेंटर अपना काम शुरू कर देगा। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर डिफरेंट डायरेक्टरी को देखता था, या एम्बेसी जो उस मुल्क में मुख्तलिफ मुल्कों की एम्बेसी होती हैं वहाँ से कॉन्टेक्ट करके उनके ट्रेड कमीशन से
इंफॉर्मेशन लेता था कि जी मुझे प्लास्टिक रेजन इंपोर्ट करना है तो बताएं कितने लोग आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं। एम्बेसी फिर उसको एड्रेस, नाम, पता, फैक्स नंबर, टेलेक्स नंबर देती थी और उनको वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके उनसे रेट लेता था और जो इंपोर्ट करना चाहता उसको बताता था कि जी ये रेट है, तो आप बताएं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी बातचीत को आ देता हूँ। तो अब इन दोनों को, बायर सेलर को यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मिलाने का जो काम है, जो बंदा कर रहा है वो इंडेंटर है या इंडेंटिंग बिजनेस कर रहा है। और इंडेंटिंग बिजनेस बेसिकली सोर्सिंग होती थी कि आपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उस वक्त ट्रेड डायरेक्टरीज होती थी हर मुल्क की, फिर एम्बेसी भी इंफॉर्मेशन, एम्बेसी में एक ट्रेड कमीशन होता है हर मुल्क का, वहाँ पे आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या किसी और तरीके से किसी मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से उस मुल्क के जो भी हो सकता है वहाँ से आप लेके तो फिर बायर सेलर को मिला देते थे। अच्छा, एक और तरीका है कि कुछ बड़ी कंपनीज जो किसी मुल्क में बैठी है वो चाहती कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट है इस कंट्री में सेल करूं। जैसे अगर कोई यूके की कंपनी है और वो पाकिस्तान में सेल करना चाहती है तो वो पाकिस्तान में अपना एक इंडेंटर नॉमिनेट कर देगी। कोई ऐसी कंपनी ढूंढेगी जो इंडेंटिंग बिजनेस में बैठी है, काम कर रही है, तो वो उसको कांटेक्ट करेगी और कहेगी कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट भी अपनी जो मार्केट है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाओ और हम आपको इतना कमीशन इसके ऊपर दे देंगे। तो अब वो जो इंडेंटर होगा वो उस कंपनी की प्रोडक्ट्स को अपने उस मार्केट में या कंट्री में जितने भी लोग होंगे उसके रिलेटेड उनको पम्फलेट बना के भेज देगा, लेटर लिख देगा, कोई फैक्स ईमेल कर देगा, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा कि जी ये मेरा प्रिंसिपल है जिसका मैं इंडेंटर हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए इंडेंटर, तो ये उसकी प्रोडक्ट है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हम इसमें आपको प्राइसेस दे सकते हैं, सैम्पलिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रमोट करेगा उसकी प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर और इंडेंटर वो बता देता हूँ कि इंडेंटर कभी भी सामान अपने स्टॉक में नहीं रखता, यानी इंडेंटर ये नहीं करता कि मैं इस मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीदूँ और अपने पास रख लूँ और लोकल मार्केट से जब इसका ऑर्डर आए तो उसको सप्लाई कर दूँ। ये काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। किसी भी फॉरेन कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उससे इंपोर्ट करेगा, चीज़ें अपने स्टॉक में रखेगा और मार्केट में उसको प्रमोट करेगा, सेल करेगा और अपना जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर अर्न कर लेगा। लेकिन इंडेंटर ये काम नहीं करेगा। इंडेंटर सिंपली जो इंपोर्टर होगा उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि जी चाइना में ये मेरा मैन्युफैक्चरर है और अगर आपको इसकी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपका इनसे कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस में हेल्प आउट कर देता हूँ, सैम्पलिंग करवा देता हूँ, और लेकिन इंपोर्ट आप डायरेक्टली इसे खुद करेंगे। तो जो भी इंडेंटिंग बिजनेस होता था उसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे, यानी ट्रांजैक्शन खुद करते थे। इंपोर्टर डायरेक्टली एक्सपोर्टर से अपनी कंसाइनमेंट लेता था, उसी की फेवर में एलसी खोलता था और उसी को पेमेंट करता था। इंडेंटर दरमियान में सिर्फ साइलेंट एक कांटेक्ट होता था कि अगर प्रॉब्लम आती है बायर और सेलर को तो वो दोनों इंडेंटर को कांटेक्ट करते थे कि भाई ये एलसी एक्सपायर हो रही है तो आप अपने इंपोर्टर से कहो कि इसकी एक्सटेंशन कर दे, या शिपमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे कर दो। या इंपोर्टर कहता था इंडेंटर से कि भाई मुझे अभी जल्दी चाहिए शिपमेंट, तो आप अपने सप्लायर से कहो कि मैन्युफैक्चरर से कि जी मुझे इस टाइम पे चाहिए तो जल्दी कर दे। तो दोनों को जो भी ज़रूरत होती थी इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, वो दोनों इंडेंटर को बताते थे। लेकिन इसके अलावा इंडेंटर का कोई काम नहीं होता था इसमें, और वो जो मैन्युफैक्चरर यानी कि एक्सपोर्टर होता था उससे अपनी इंडेंटिंग कमीशन लेता था। इंपोर्टर से उसको कुछ नहीं मिलता था, यानी इंडेंटर का जो कमीशन होता है वो एक्सपोर्टर पे करता है उसको, और ये कमीशन 1-2% और नॉर्मल जो होता था स्टैंडर्ड वो 3% होता था, कभी 4-5 भी हो सकता था। लेकिन जो चाइनीज़ सप्लायर है वो 3% कमीशन स्टैंडर्ड जो कंसीडर किया जाता है उसके ऊपर काम करते थे।
तो इस तरह से ये इंडेंटिंग का बिज़नेस चलता था। बेसिकली ये सोर्सिंग बिज़नेस होती थी। इंडेंटर को ये पता होता था कि किस मुल्क में कितने लोग बैठे हैं जो इस प्रोडक्ट को डील करते हैं, तो उसका फ़ायदा वो उठाते हुए अपनी लोकल मार्केट से जिनको ज़रूरत होती थी उनको बताता था और उनका कॉन्टैक्ट एक्सपोर्टर से करवा के अपना कमीशन एक्सपोर्टर से ले लेता था। अब ये बिज़नेस क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि ये सब सोर्सिंग और आ गई नेट के ऊपर, कि इंटरनेट के ऊपर आप गूगल में जाएं और कोई भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के लाख लोग दुनिया में जिस मुल्क में आप चाहें वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर ये लोग अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट के लिए। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, आप ख़ुद भी सोर्सिंग कर सकते हैं आपके इल्म में आके किस तरह से कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो स्टॉकिस्ट होता है बेसिकली, वो इंडेंटर से थोड़ा डिफरेंट है, यानी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। वो किसी भी मैन्युफैक्चरर, कोई चाइनीज़ है, कोई यूरोपियन है, अमेरिकन है, वो उससे उसका स्टॉक खुद इंपोर्ट करता है, अपने वे हाउस में उसको स्टोर करता है और फिर लोकल मार्केट से उसकी डिमांड चेक करता है। जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो वो उसमें से निकाल के उनको दे देता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा भी हो सकते हैं और कोई ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर एक भी हो सकता है। जैसे कि मैं खुद मेलरोज़ केमिकल्स कनाडा का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पाकिस्तान, यूके और अफ़गानिस्तान के लिए, और हम मंथली हमारी जो इंपोर्ट है वो रिवॉल्व होती रहती है। और अब ये जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये एक ही होता है, यानी जिसको ऑथोराइज किया गया वही उससे इंपोर्ट करके आगे सेल कर सकता है या आगे उसका इंडेंट भी इशू कर सकता है। यानी पाकिस्तान में अगर किसी को भी मेलरोज़ केमिकल से कुछ चाहिए तो अगर वो डायरेक्टली भी उस मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेगा कनाडा में, तो वो उसकी जो क्यूरी होगी उसकी रिप्लाई मेरी तरफ फॉरवर्ड कर देंगे या डायरेक्ट रिप्लाई करके मुझे सीसी में रख लेंगे और उस इंपोर्टर को, यानी जो इंटरेस्टेड है वहाँ से मंगवाने में मेलरोज़ केमिकल से, तो वो उनको बताएंगे कि जी ये हमारे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप या तो इनके स्टॉक में से ले लें और अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करें, या आपको इन प्रोडक्ट की प्राइसेस देंगे। तो ये ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि जो एक ही होता है और उस मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे उस मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। अब वो सेल लोकल सेल भी हो सकती है और वो सेल इंपोर्ट भी हो सकती है, यानी अगर कोई बंदा मेरे अलावा इंपोर्ट करना चाहता है तो वो मेरे थ्रू इंपोर्ट कर सकता है मेलरोज़ केमिकल से, तो या मुझसे डायरेक्टली ले ले या मेरे थ्रू इंपोर्ट कर ले। तो ये मैं उसका ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर मैं ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ तो फिर मैं भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है। फिर जितने भी लोग जो भी इंटरेस्टेड होगा वो उनके पास उनकी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में इंपोर्ट करके आगे मार्केट में सेल कर सकता है। तो ये कंपनी फिर देखती है कि जिसने मेरे साथ 10-20 साल से काम किया हुआ है या लंबे अरसे से चल रहा है या इतने अरसे से चल रहा है, तो क्या मैंने इसको एक्सक्लूसिव राइट देने हैं कि सिर्फ ये एक बंदा ही मेरे साथ डील करे और आगे मेरी प्रोडक्ट को सेल करे, या कि मैंने मुख्तलिफ लोगों को ऑथोराइज करना है कि भी पंजाब में ये सेल करे, सिंध में ये करे, या जो भी दिल करता है वो मंगवा ले और आगे सेल करे। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज कंपनी बनाती हैं अपनी सेल के लिए, और वो जो सेल होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन सेल भी हो सकती है, ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की सेल भी हो सकती है, और इंडेंटिंग उस वक्त होगी जब किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कोई इंपोर्टर इंपोर्ट करता है कि किसी को अगर इंपोर्ट करनी है तो वो मुझे बताएगा, मैं अपनी कंपनी को बताऊंगा और मैं उनको एक इंडेंट इशू करूंगा जो इंपोर्ट करना चाहता है। तो वो मेरे इंडेंट के ऊपर एलसी खोलेंगे मेलरोज़ केमिकल्स कनाडा के लिए और वहाँ से शिपमेंट डायरेक्ट उसको चली जाएगी और मैं दरमियान में इन्वॉल्व रहूँगा और अपनी कमीशन मैन्युफैक्चरर से हासिल कर लूँगा। तो इस तरह से जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी इंडेंटिंग करते हैं कि अगर किसी ने डायरेक्ट इंपोर्ट करनी है तो वो दरमियान में इन्वॉल्व होकर उसको इंपोर्ट करवा देते हैं, और जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो अपने स्टॉक में से भी सेल कर सकता है।
तो लेकिन जो सिंपल इंडेंटर होगा वो खुद इंपोर्ट नहीं करता, ना वो स्टॉक रखता है, और वो सिर्फ अपनी कमीशन के ऊपर काम कर रहा होता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो इंडेंटिंग भी कर रहा होता है और ख़ुद इंपोर्ट करके स्टॉक को भी सेल कर रहा होता है। तो जो डिफरेंस है बिटवीन इंडेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर वो यही है कि इंडेंटर सिर्फ कमीशन बेस वर्किंग करता है, और जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो इंडेंटिंग भी करते हैं, लेकिन साथ वो खुद इंपोर्ट करके भी प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर रहे होते हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।